हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज 18 मई 2023 है। आज के इस वीडियो में 18 मई से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चंस को एमसीक्यू के माध्यम से बताया गया है। आप सभी लोग वीडियो का कोई पार्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि करंट अफेयर्स हर प्रकार के एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहले हम जो कल का जो रिवीजन है करंट अफेयर्स का, उसका कर लेते हैं रिवीजन। नई दिल्ली में विधायी प्रारूपण पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन अमित शाह ने किया। वैश्विक महिला मुद्दों के लिए बड़े पैमाने पर अमेरिकी राजदूत के रूप में गीता राव गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नई दिल्ली में डीप ओशन मिशन की पहली उच्च स्तरीय संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। जनवरी 2024 में आसियान टूरिज्म फोरम की मेजबानी लाओस करेगा। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को 26 बार सफलतापूर्वक फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति पूर्वा तासी शेरपा बने हैं। यूरोपीय संघ के नियामकों ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के $69 बिलियन मूल्य के एक्टिविजन ब्लिजार्ड के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। हाल ही में एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने भारतीय वायुसेना में वायुसेना की उप प्रमुख का पद ग्रहण किया है। विश्व स्तर पर शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई को मनाया जाता है। देहरादून में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकाम 2023 का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। पुणे में MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने एशिया की पहली सिवसी रिसर्च लैब स्थापित की है। चलिए क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ लेगा? संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ लेगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ऑप्शन थे मनोज सोनी, स्मृति नागराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, फोर्थ थे महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड। सही आंसर है मनोज सोनी। तो संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनी शपथ लेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं आप। मनोज सोनी एक शिक्षक 16 मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष के रूप में शपथ लेंगे। उन्हें 28 जून 2017 को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। आयोग की वरिष्ठतम सदस्य स्मृति नागराज उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। UPSC में एक अध्यक्ष होता है और सदस्यों की अधिकतम संख्या 10 हो सकती है। UPSC में अपनी नियुक्ति से पहले मनोज सोनी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय गुजरात और महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा के कुलपति के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अब हम आज के करंट अफेयर्स के बारे में क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन 1, 2019 में शुरू किए गए स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड का उद्देश्य क्या है? 2019 में शुरू किए गए स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, रियल एस्टेट क्षेत्र में सरकार समर्थित परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए। सेकंड ऑप्शन, होम बायर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना। थर्ड ऑप्शन, भारत में वैकल्पिक निवेश कोष को बढ़ावा देना। स्टेट बैंक समूह के भीतर उद्यम पूंजी निधि का प्रबंधन करने के लिए। सही आंसर है रियल एस्टेट क्षेत्र में सरकार समर्थित परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए। 2019 में लॉन्च किया गया स्वामी निवेश कोष सरकार द्वारा समर्थित फंड है, जिसका उद्देश्य रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना है। यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के साथ श्रेणी सेकंड AIF वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत है। SBI CAP वेंचर्स लिमिटेड द्वारा प्रबंधित स्टेट बैंक समूह की एक सहायक कंपनी फंड रियल एस्टेट परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जो देरी से या कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अंततः होम बायर और रियल एस्टेट क्षेत्र को समग्र रूप से लाभान्वित करती है। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, जिसे अब विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में जाना जाता है, इसका क्या महत्व है? फर्स्ट ऑप्शन है, यह वैश्विक समुदायों पर इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकियों के प्रभाव को बढ़ावा देता है।
यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की उपलब्धियों का जश्न मनाता है। यह दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में कनेक्टिविटी से संबंधित चुनौतियों का समाधान करता है। इसका उद्देश्य डिजिटल डिवाइड को कम करना और संचार प्रौद्योगिकियों तक समावेशी पहुंच को बढ़ावा देना है। सही आंसर है, यह दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में कनेक्टिविटी से संबंधित चुनौतियों का समाधान करता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की देखरेख में 17 मई को मनाया जाने वाला विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस वैश्विक समुदायों पर इंटरनेट और विभिन्न संचार तकनीकी के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। यह कनेक्टिविटी के मामले में कई क्षेत्रों के सामने आने वाली बाधाओं को स्वीकार करता है और इस डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए ITU द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालता है। इस दिन का उद्देश्य कनेक्टिविटी से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना और दुनिया भर में संचार प्रौद्योगिकियों की समान और समावेशी पहुंच को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत के उद्घाटन का क्या उद्देश्य है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत के उद्घाटन का क्या उद्देश्य है? फर्स्ट ऑप्शन है सेवानिवृत्त सिविल सेवकों को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के संबंध में आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करना, वृद्धावस्था पेंशन और पेंशनरों के कल्याण से संबंधित मामलों को संबोधित करना, सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करना और उनका समाधान करना, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन योजनाओं में सुचारू रूप से परिवर्तन को बढ़ावा देना। आंसर है इसका वृद्धावस्था पेंशन और पेंशनरों के कल्याण से संबंधित मामलों को संबोधित करने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन वृद्धावस्था पेंशन और पेंशन भोगियों के कल्याण से संबंधित मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से किया गया है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित यह पहल मौजूदा पेंशन योजनाओं से संबंधित मामलों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। उद्घाटन के अलावा मंत्री 50वीं पूर्व सेवानिवृत्ति परामर्श PRC कार्यशाला की अध्यक्षता भी करेंगे, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्त सिविल सेवकों को सेवानिवृत्ति में एक सहज संक्रमण के लिए आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करना है। क्वेश्चन 4, ब्राजील के कुक्कुट उद्योग और एवियन इन्फ्लुएंजा के संबंध में हाल की प्रगति क्या है? ब्राजील के कुक्कुट उद्योग और एवियन इन्फ्लुएंजा के संबंध में हाल की प्रगति क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विकल्प है ब्राजील ने घरेलू कुक्कुट में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा HPAI के मामलों की पुष्टि की है। सेकंड ऑप्शन है एवियन इन्फ्लुएंजा मामलों के जवाब में ब्राजील ने पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। एवियन इन्फ्लुएंजा ने ब्राजील के कुक्कुट उद्योग और पक्षियों की आबादी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। जंगली पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा की उपस्थिति के बावजूद ब्राजील चिकन का प्रमुख निर्यातक बन गया है। सही आंसर है, जंगली पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा की उपस्थिति के बावजूद ब्राजील चिकन का प्रमुख निर्यातक बन गया है। दुनिया के अग्रणी चिकन निर्यातक के रूप में जाने जाने वाले ब्राजील ने हाल ही में जंगली पक्षियों में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा HPAI के मामलों की पुष्टि की है। हालांकि देश में इस तरह के मामलों की यह पहली घटना है। ब्राजील सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ OIE के दिशा निर्देशों के अनुसार ब्राजील से पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। हालांकि एवियन इन्फ्लुएंजा पक्षियों की आबादी और कृषि क्षेत्र के लिए जोखिम पैदा करता है। ब्राजील के पोल्ट्री उद्योग पर प्रभाव सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा शुरू किए गए संचार साथी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा शुरू किए गए संचार साथी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट है खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने और ब्लॉक करने के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करना। खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने और ब्लॉक करने के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करके मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना।
मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं के लिए एक नागरिक केंद्रित पोर्टल लॉन्च करना। संचार सारथी पोर्टल के शुभारंभ के लिए नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित करने के लिए। सही आंसर है खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने और ब्लॉक करने के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करके मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान संचार सारथी पोर्टल लॉन्च किया। इस नागरिक केंद्र पोर्टल का उद्देश्य खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने और ब्लॉक करने जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करके मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अब 6। मॉर्गन स्टैनली की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 की अवधि में वैश्विक जीडीपी वृद्धि में भारत का योगदान कितना होने की उम्मीद है। मॉर्गन स्टैनली की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 23-24 की अवधि में वैश्विक जीडीपी वृद्धि में भारत का योगदान कितना होने की उम्मीद है। फर्स्ट ऑप्शन 6%, सेकंड ऑप्शन 16%, थर्ड ऑप्शन 26%, नेक्स्ट ऑप्शन 36%। सही आंसर है 16%। मॉर्गन स्टैनली की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 की अवधि में वैश्विक जीडीपी वृद्धि में भारत का योगदान 16% होने की उम्मीद है। मॉर्गन स्टैनली द्वारा रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार भारत को 23-24 की अवधि के दौरान वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 16% योगदान होने की उम्मीद है। यह इंगित करता है कि भारत के आर्थिक सुधारों और प्रदर्शन ने महत्वपूर्ण गति प्राप्त की है, जिससे देश वैश्विक जीडीपी विकास में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में स्थापित हो गया है। जैसा कि विकल्प रिपोर्ट में कहा गया है, विकल्प भी वैश्विक जीडीपी विकास में भारत के अपेक्षित योगदान को सही ढंग से दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा कितनी गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों एनबीएफसी के लाइसेंस रद्द किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितनी गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों एनबीएफसी के लाइसेंस रद्द किए गए थे। क्वेश्चन विकल्प नंबर ए है 7, बी विकल्प है 14, सी विकल्प है 21, नेक्स्ट विकल्प 28। सही आंसर है 7। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 7 गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों एनबीएफसी के लाइसेंस रद्द किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नियमों का पालन न करने के कारण 7 गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों एनबीएफसी के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इसके अलावा 14 अन्य एनबीएफसी ने विभिन्न कारणों से स्वेच्छा से अपने लाइसेंस वापस कर लिए। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 34 की धारा 45 आई 6 के तहत पंजीकरण रद्द करने का अर्थ है कि एक कंपनी अब गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के रूप में काम नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, INS कवरत्ती भारत में निर्मित और डिजाइन किया गया एक ASW कॉन्वेंट किस नौसैनिक अभ्यास में भाग ले रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है सी पावर 23 एक्सरसाइज, बी है वरुण 23, नेक्स्ट है इंद्र 23 और नेक्स्ट है समुद्र शक्ति का अभ्यास 23। सही आंसर है इसका समुद्र शक्ति का अभ्यास 23। INS कवरत्ती भारत में निर्मित और डिजाइन किया गया एक ASW कॉन्वेंट किस समुद्र शक्ति का अभ्यास 23 अभ्यास में नौसैनिक अभ्यास में भाग ले रहा है। INS कवरत्ती भारत में निर्मित और डिजाइन किया गया एक ASW कॉन्वेंट 14 मई से 19 मई तक चौथे भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 में भाग लेने के लिए बॉटम इंडोनेशिया पहुंचा है। 2023 भारतीय नौसेना के डोर्नियन समुद्री टोही विमान और चेतक हेलीकॉप्टर भी अभ्यास का हिस्सा होंगे, जबकि इंडोनेशियाई नौसेना का प्रतिनिधित्व आई सुल्तान इस्कंदर मुदा CN-235 समुद्री टोही विमान और AS-565 पैंथर हेलीकॉप्टर करेंगे। क्वेश्चन 9, भारत में हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस क्यों मनाया जाता है। भारत में हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस क्यों मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मच्छर जनित रोगों के बारे में जागरूकता पैदा करना, सेकंड ऑप्शन डेंगू के टीके की खोज का जश्न मनाना, थर्ड ऑप्शन डेंगू अनुसंधान के लिए धन जुटाना, नेक्स्ट ऑप्शन है डेंगू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
सही आंसर है मच्छर जनित रोगों के बारे में जागरूकता पैदा करना। मच्छर जनित रोगों विशेष रूप से डेंगू के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। भारत में डेंगू के मामले आमतौर पर मानसून के मौसम के दौरान और बाद में बढ़ जाते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाने के लिए देश भर में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। डेंगू 4 अलग अलग विषाणुओं के कारण पैदा होता है। मादा एंडीज मच्छरों द्वारा फैलता है जो पीला बुखार, जीका वायरस और चिकुनगुनिया भी फैलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। उत्तर प्रदेश में किन शिल्पों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन महोबा गौरा पत्थर शिल्प और सिंह शिल्प। सेकंड ऑप्शन ओडीओपी शिल्प मानपुरी तारकासी महोबा गौरा पत्थर शिल्प। सी ऑप्शन है संबल सिंह शिल्प और ओडीओपी शिल्प मानपुरी तारकासी। डी है संबल सिंह शिल्प और संबल के हार्नबोल हस्तशिल्प। सही आंसर था इसका संभल सिंह शिल्प और ओडीओपी शिल्प मानपुरी तारकासी। उत्तर प्रदेश को 3 शिल्पों के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग किया प्राप्त हुआ है, अर्थात ओडीओपी शिल्प मानपुरी तारकासी महोबा गौरा पत्थर शिल्प और संभल सिंह शिल्प। इन जोड़ के साथ उत्तर प्रदेश ने अब जीआई टैग वाले उत्पादों की सबसे अधिक संख्या वाले राज्यों की सूची में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। यह उल्लेख किया जाता है कि संभल के हार्नबोन हस्तशिल्प अत्यधिक लोकप्रिय हैं, लेकिन उन्हें विशेष रूप से जीआई टैग प्राप्त करने का उल्लेख नहीं है। इसलिए विकल्प सी उनकी सही पहचान करता है। विश्व व्यापार संगठन में यूरोपीय संघ के कार्बन टैक्स के प्रभाव को लेकर भारत ने क्या योजना बनाई है? फर्स्ट ऑप्शन है यूरोपीय संघ से आयातित उच्च कार्बन वाले सामानों पर शुल्क लगाने के लिए यूरोपीय संघ के कार्बन टैक्स प्रस्ताव के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन के साथ शिकायत दर्ज करने के लिए कार्बन उत्सर्जन के संबंध में यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय समझौते पर बातचीत करना, भारत में इसी तरह की कार्बन टैक्स योजना शुरू करना। सही आंसर है यूरोपीय संघ के कार्बन टैक्स प्रस्ताव के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन WTO के साथ शिकायत दर्ज करने के लिए भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में यूरोपीय संघ के कार्बन टैक्स के प्रस्ताव को चुनौती देने की योजना बनाई है। योजना में भारत से आयातित स्टील, लोहे अयस्क और सीमेंट जैसे उच्च कार्बन वाले सामानों पर 20% से 35% तक टैरिफ लगाने के यूरोपीय संघ के प्रस्ताव के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन के साथ शिकायत दर्ज करना शामिल है। अब एक क्वेश्चन जो तुम्हारे लिए है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू किए गए 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है दोनों देशों के बीच 50 स्टार्टअप के लिए यात्रा सुविधाएं प्रदान करना, साझेदारी को बढ़ावा देना, व्यापार संबंधों का विस्तार करना और युवा उद्यमियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। ई कॉमर्स, स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में अनुभवों और ज्ञान के आदान प्रदान की सुविधा के लिए। डी है भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते स्थापित करने के लिए। इसका आंसर कमेंट में लिखना है आप सभी को। जो आपके लिए था क्वेश्चन। आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।